हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कारो 2020 जो चैप्टर 8 में दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 11 रिवाइज कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे। राइट, चैप्टर 5 बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका वेटेज है वो 12 to 20 मार्क्स का है। मतलब कि 20 मार्क्स का इसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे पेपर में आने के। और तो और जो कारो 2020 है जो चैप्टर 8 में कवर अप होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। कारो 2020 अराउंड जो मॉड्यूल में 10 पेज का पूरा टॉपिक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो जनरली पूछते ही, तो 4 मार्क्स का उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस होने वाले हैं। राइट, ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 5 जो है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कारो 2020 उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 91 पर। इसमें हम वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी है, परचेस, सेल्स, पीपी, इंटेंजिबल एसेट इन्वेंटरी, वो सब कुछ किस तरह से ऑडिट किया जाएगा वो समझेंगे। और कारो 2020 जो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होता है, ऑडिटर को कारो 2020 कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो ऑडिट करते हैं उसमें उनको कुछ क्लोजेस है उसके ऊपर कमेंट करना, उसके ऊपर रिपोर्ट करना जरूरी है। तो कारो 2020 में 21 क्लोजेस दे रखी है, उसके ऊपर रिपोर्ट करना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट है जिसमें हम वेरियस आइटम्स का ऑडिट समझेंगे, तो उसमें जो आइटम का ऑडिट है साथ में शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो शेड्यूल 3 है, जिस हिसाब से कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर होंगे वो भी हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि उसके डिस्क्लोजर्स भी प्रॉपर होने चाहिए, वो ऑडिट के स्कोप में कवर अप होता है। तो वो डिस्क्लोजर्स क्या है वो भी हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। वो डिस्क्लोजर से काफी हद तक कारो 2020 की जो क्लोजेस है वो रिलेटेड है, कॉमन है उसमें। तो इसीलिए हम ये आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पर्टिकुलर आइटम समझेंगे उससे रिलेटेड अगर कारो 2020 की कोई भी क्लोज है तो वो भी हम साथ में ही समझेंगे, साथ में ही याद रखेंगे, तो हमारा कारो 2020 काफी हद तक इजी हो जाएगा। इसीलिए चैप्टर 5 और चैप्टर 8 का कारो 2020 में साथ में करवाता हूँ। राइट, तो इस तरह से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जो भी असर्शंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमने चैप्टर 4 में ऐसे 500 के साथ समझे थे। असर्शंस मतलब कि जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस देता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ऑडिटर है वो चेक करते हैं, क्योंकि वहां पर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स होते हैं। जो भी इनकम स्टेटमेंट है उसके लिए 5 असर्शंस हमने समझे थे। राइट, अकरेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। राइट, फिर अकाउंट बैलेंसेस जो है, राइट, उसके लिए हमने 4 असर्शन समझे थे, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। राइट, तो ये जो 5 और 4 असर्शंस है, वही असर्शंस को हम ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कवर अप करने वाले हैं। एक आइटम वाइज उसका जो ऑडिट करेंगे, तो उसमें जो स्पेसिफिक असर्शन है उसको कैसे चेक किया जाएगा वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर जो भी डिस्क्लोजर्स के भी जो असर्शंस है वो भी स्पेसिफिक आइटम वाइज ऑडिट में ही कवर अप किया गया है। राइट, तो जो भी असर्शंस है वो आइटम वाइज किया जाएगा उसका ऑडिट। तो जो असर्शन है वो जनरली क्वेश्चन बनते हैं और उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स क्या की जाएगी वो आंसर बनता है। इसीलिए असर्शन या फिर ऊपर जो भी ये टेबल्स जो दिए गए हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्वेश्चन बनेगी, और उसमें जो ऑडिट प्रोसीजर है वो जनरली आपका आंसर बनेगी। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पेपर में जनरली सीए के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको ऐसे इन जनरल नहीं पूछेंगे कि परचेस कैसे ऑडिट किया जाएगा, उसमें परचेस का अकरेंस कैसे देखा जाएगा, उसका फिर कंप्लीटनेस या फिर वैल्यूएशन कैसे देखा जाएगा, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें आपको स्पेसिफिक आंसर लिखना जरूरी हो जाएगा। इसीलिए कौन सा असर्शन में कौन सी ऑडिट प्रोसीजर होगी वो आपको समझना और याद रखना जरूरी बन जाएगा। और तो और जो शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 जो है वो एज के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए है। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के जो भी डिस्क्लोजर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये जो डिस्क्लोजर दिए है उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, और तो और आरटीपी और एमटीपी में भी दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। राइट, और मैंने देखा है कि आरटीपी और जो दोनों ही एमटीपी में 24 के लिए आई है, तीनों में ही जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, एक तो ये चैप्टर 5 में से दिया हुआ है, एक केस सिनेरियो जो है वो चैप्टर 5 में से है, तो 8 to 10 मार्क्स का तो एमसीक्यूज इसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 3 to 4 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में भी दिए गए हैं। राइट, तो यहाँ ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाला है। राइट, तो असर्शन से वो भी अच्छे से समझना है, कारो 2020 की क्लोजेस भी, और जो भी शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर है और ऑडिट प्रोसीजर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। चलिए सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 दे रखा है, क्योंकि
जो भी वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट समझेंगे उसी के साथ रिलेवेंट अगर कोई भी कारो 2020 की क्लोज है तो वो हम समझने वाले हैं। इसलिए पहले कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी मैंने यहाँ पर दे रखी है। कारो 2020 का फुल फॉर्म है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसमें रिपोर्टिंग करना जरूरी है। ये सारी ही कंपनीज को एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, बट इसके 5 एक्सेप्शंस है। It is applied to every company including foreign company as defined in section 2 subsection 42 of the Companies Act 13 except banking company, insurance company, section 8 company of the Companies Act and OPC and small company, right? banking company, insurance company, section 8 company मतलब कि जो not for profit oriented companies है वो 1% company and small companies, और जो private companies है private limited company not being subsidiary or a holding company of a public company। ये important है, अगर private company है वो किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है तो उनको कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नॉट बीइंग सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, राइट, उनके लिए 3 कंडीशंस है। अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। पेड अप शेयर कैपिटल और तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एंड विच डज नॉट have total borrowing exceeding 1 crore rupees from any bank or financial institution at any point of time during the financial year। during the financial year borrowings बैंक या financial institution के पास से 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। and which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 to the Companies Act 2013 including revenue from discontinuing operations exceeding 10 crore rupees during the financial year as per the financial statement। और total revenue मतलब कि revenue from operation as well as other revenue other income जो है वो total 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए during the financial year। अगर ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो वो प्राइवेट कंपनी को ये कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो कारो 2020 सारी कंपनीज को एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, बट उसके 5 एक्सेप्शंस है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, और प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और उनका जो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है वो नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। borrowings during the year at any point of time during the year not exceeding rupees 1 crore from the bank or a financial institution। and third उनका total revenue है as per the schedule 3 including from discontinuing operations not exceeding 10 crore rupees at during the financial year। तो उनको कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं। अब हम सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई है उनका ऑडिट कैसे करेंगे वो हम समझने वाले हैं। उसके पहले हमें AS10 जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके कुछ प्रोविजंस है वो समझना जरूरी है। AS10 के प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपको फ्रेम करके पूछ सकते हैं। प्रोविजन ऑफ AS10 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई। किसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जा सकता है? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably। दो कंडीशन है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एंटिटी को मिलने वाला है फ्रॉम दैट एसेट, एंड कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तभी किसी भी एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह सकते हैं। An enterprise evaluates under this recognition principle all its cost on PPE at the time they are incurred। This cost are include cost incurred initially to acquire or construct an item of PPE and subsequently to add to replace part of or service it, right। ये दो चीज कवर अप होती है जो आपने S10 में पढ़ा होगा। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो परचेज प्राइस और रिलेटेड कॉस्ट जो भी है। सेकंड, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट इनटू करंट कंडीशन एंड लोकेशन, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, फ्रेट एक्सपेंस है, वो सारी चीजें। एंड थर्ड, अगर कोई भी एस्टिमेट है कि फ्यूचर में जब भी वो असेट को हम डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो कोई रिस्टोरेशन कॉस्ट या उनको उस जो भी जगह पर वो बनाई गई थी, राइट, वहां से रिमूव करने के लिए अगर कोई कॉस्ट होगा तो उसे भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इट्स परचेस प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेस टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। Any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, जहां पर उसे यूज करना है उस लोकेशन और उस कंडीशन में, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसमें कवर अप होगा। The initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which it is located referred to as a decommissioning, restoration and similar liabilities।
तो ऑब्लिगेशन फॉर विच एन एंटरप्राइज इनकर्स ईदर व्हेन द आइटम इज एक्वायर्ड और एज अ consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during the period, right? तो ये भी कॉस्ट कवर अप होगा, राइट? तो ये 3 कॉस्ट कवर अप होंगे। अब एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एज पर S15 अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द आइटम ऑफ पीपी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो भी इनकर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ पीपी कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन के लिए। Cost of site preparation, initial delivery and handling cost, installation and assembly cost, cost of testing whether the asset is functioning properly. After deducting the net proceeds from selling any item produced while bringing the asset to the location and conditions such as samples produced when testing equipment. अगर कोई भी asset को वो टेस्टिंग करने के लिए कोई भी asset है वो बराबर चल रही है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा प्रोडक्शन किया सैंपल बेसिस पर, राइट? तो वो जो भी कॉस्ट है उसको भी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कंसिडर किया जाएगा। बट अगर वो जो भी सैंपल्स बनाए गए उसको अगर सेल किया तो उसमें जो भी प्रोसीड्स आए उसमें से जो नेट प्रोसीड्स है उनको रिड्यूस करने के बाद जो कॉस्ट बचेगा उन्हीं को हम एज अ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कंसिडर कर सकते हैं। एंड प्रोफेशनल फीस, राइट? Example of costs that are not cost of an item of PP are cost of opening new facility or business such as inauguration cost, नया business नई facility को open किया वो property plan and equipment में cover up नहीं होगा। Cost of introducing new product or service including cost of advertising and prominent activities। Cost of conducting business in new location or with new class of customer including cost of staff training and administration and other general overhead cost। ये 4 कॉस्ट भी कवर अप नहीं होंगे, राइट? ये हमें एग्जांपल से इसके अलावा भी हो सकते हैं। न्यू बिजनेस न्यू फैसिलिटीज ओपन करने का कॉस्ट है, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज के लॉन्च करने का एक्सपेंस है, राइट? या फिर नई जगह पर बिजनेस करने का या न्यू क्लास ऑफ कस्टमर को एक्वायर करने का एक्सपेंस भी इसमें कवर अप नहीं होगा। जनरल ओवरहेड वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो भी इसमें कवर अप नहीं होगा। The expenses have to be analyzed properly classified. The revenue expense like regular repairs on asset have to be charged to the statement of P&L. Right? Regular expenses है, revenue expense है, वो P&L में चार्ज होना चाहिए, वो property plan and equipment का पार्ट नहीं होगा, वो हमें देखना होगा। अब हमें यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या करनी होगी फॉर द पर्टिकुलर असर्शन, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ऑडिट प्रोसीजर टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपीई एट द पीरियड एंड, पीरियड एंड में वो पीपीई एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो एनडीटी का प्लान है रिगार्डिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, वो हम देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं, प्लस उस पर ऊपर सुपरविजन हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे। फिर उन्होंने जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया है उसका रिपोर्ट हम चेक करेंगे, क्या उसमें प्रॉपर्ली टैग्ड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट थी या नहीं, उनका रिकंसिलिएशन, एक्चुअल जो फिजिकल वेरिफिकेशन था और जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है उन दोनों में जो रिकंसिलिएशन किया है वो देखेंगे, और उसमें अगर कोई भी डिफरेंसेस डिस्क्रिपेंसेस मिली है तो उनको प्रॉपर्ली फाइनेंशियल अकाउंट्स में डील किया है या नहीं वो हमें चेक करना होगा। तो ये एक्सिस्टेंस की ऑडिट प्रोसीजर है। फटाफट देखते हैं। रिव्यू एंटिटीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी, दैट इज वेदर परफॉर्म्ड बाय ओन स्टाफ और बाय थर्ड पार्टी एंड द पॉलिसी रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी, राइट? एनडीटी का क्या प्लान है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, खुद करेंगे या थर्ड पार्टी से करेंगे, और उसकी पीरियोडिसिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। चेक द एविडेंस ऑफ एप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ दोस परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी शुड बी एग्जामिन्ड, सुपरविजन किस तरह से उसका एविडेंस हम चेक करेंगे। Obtain PPE physical verification report backed by working sheets from the entity and perform the following procedure. Assess if all items of PPE are properly tagged and carry identification marks or numbers, and physical verification work papers to capture the asset identification number for asset physically verified। जिस भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है तो उसमें प्रॉपर्ली टैग्ड थे या नहीं, आइडेंटिफिकेशन मार्क था या नहीं, क्योंकि अगर प्लान एंड इक्विपमेंट है या फिर एसीज फर्नीचर वगैरह कुछ भी चेक करें तो उसको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज उसका फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर्ली वो टैग्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क था या नहीं, और उसका जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट है उसमें भी उसका रेफरेंस था या नहीं वो देखना होगा। Reconciliation of items of PPE as physically verified with fixed asset register maintained by the entity as at the date or period of undertaking physical verification। Fixed asset register उसमें fixed asset जितनी भी है उनका पूरा कहाँ से आई है, कब परचेस की है, उसकी अमाउंट कितनी थी, राइट? उसकी रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन कितना लगा है, वो सब कुछ उसमें होता है। तो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है वो रिकॉर्ड है फिक्स्ड एसेट का, तो वो जो रिकॉर्ड है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ मैच किया जाएगा, रिकंसाइल किया जाएगा, राइट? वो रिकंसिलिएशन हम चेक करेंगे। वेरीफाई द डिस्क्रिपेंसीज नोटेड बेस्ड ऑन फिजिकली वेरिफाइड
physical verification undertaken and the manner in which such discrepancies have been dealt with in the entities books of the finance books and financial statement. जो भी डिस्क्रिपेंसीज अगर मिली है रिकंसिलिएशन करते टाइम, तो वो जो डिस्क्रिपेंसीज है राइट, उनको किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया गया है वो भी हमें देखना होगा. तो अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स पूछेंगे तो आपको यही सारी चीजें मेंशन करनी होगी. 3 पॉइंट्स दिए गए हैं राइट. फर्स्ट कि जो भी उनका प्लान है फिजिकल वेरिफिकेशन का एंटिटी का, खुद करेंगे या थर्ड पार्टी से करवाएंगे, और उनकी पीरियोडिसिटी क्या है वो हम चेक करेंगे. सुपरविजन उसके ऊपर हुआ है या नहीं उसके एविडेंसेस चेक करेंगे. एंड थर्ड, हम फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट ऑब्टेन करेंगे और उसके ऊपर प्रोसीजर्स करेंगे. क्या प्रोसीजर करेंगे उनके भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. जो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर्ली टैग्ड है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन मार्क है या नहीं, और उसका रेफरेंस उस रिपोर्ट में है या नहीं. सेकंड, रिकंसिलिएशन करेंगे, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर रिकंसिलिएशन चेक करेंगे जो भी फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है और फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है उसका. और थर्ड, वो जो भी डिफरेंसेस डिस्क्रिपेंसीज मिली है उनको अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं वो हम चेक करेंगे राइट. चलिए, audit procedure. Additions of PPE during the period under audit have been recorded in the financial statements and do not include any PPE that belongs to third parties, but does include PPE owned and controlled by the entity although lying with a third party. That is completeness. जितनी भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंटिटी की है वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की गई है. दैट इज कंप्लीटनेस राइट. तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से जो है एडिशन से लेकर यहाँ तक का पॉइंट होगा कंप्लीटनेस है, आपको क्वेश्चन में ना दे फिर भी आपको समझना होगा कि ये कंप्लीटनेस के बारे में है राइट. यहाँ पर हम मूवमेंट चेक करेंगे जो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की है. ओपनिंग जो भी ओपनिंग बैलेंस जो भी है प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, वो बराबर है या नहीं राइट. फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है या नहीं, एडिशन और डिलीशन बराबर है या नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स करनी रहेगी राइट. तो कंप्लीटनेस में ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, और वो चारों बराबर है या नहीं उसके लिए हम प्रोसीजर करेंगे. ये कंप्लीटनेस में आएगा राइट. वेरीफाई द मूवमेंट एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट इन द पीपीई शेड्यूल असेट क्लास वाइज. जो भी असेट का क्लास है उस हिसाब से ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस चेक किया जाएगा. Compiled by the management, that is opening balance plus addition during the period minus deletion during the period is equal to closing balance. अब हम उस चारों के लिए प्रोसीजर करेंगे. जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ वेरीफाई करेंगे. क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच किया जाएगा. टेली द क्लोजिंग बैलेंसेस टू द एंटिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट, टेली द ओपनिंग बैलेंसेस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सिंपल. अब हम एडिशंस के बारे में देखते हैं. एडिशंस के लिए जो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को परचेस किया गया है तो उसके लिए तो सबसे पहले S10 के क्राइटेरिया में फॉल होते हैं या नहीं वो देखना होगा. उस हिसाब से उनका रिकॉग्निशन किया है या नहीं वो देखेंगे. उसमें जो कॉस्ट एलिमेंट्स जो अलाउड है उसी के हिसाब से उसका कॉस्ट है वही रिकॉग्नाइज किया है या नहीं वो देखना होगा. For additions during the period under audit, obtain a listing of all additions from the management and perform the following procedure. जितना भी additions हुआ है उसका पूरा लिस्ट लेंगे, उसमें नीचे दी गई प्रोसीजर करेंगे. सबसे पहले 3 पॉइंट्स AS10 के रिगार्डिंग है. For all material additions, verify if expenditure meets the criteria of PPE as per AS10. क्राइटेरिया मैच होता है या नहीं, जो 2 क्राइटेरिया हमें पहले हमने समझा वो. This cost include cost incurred initially to acquire or construct an item of property, plant and equipment and cost incurred subsequently to add to or replace part of or service it. तो इनिशियल एक्सपेंडिचर जो किया है वो हो सकता है या फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट. वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इज एज पर S10, और वो जो कॉस्ट ऑफ आइटम जो भी एड किया गया है वो S10 के हिसाब से है या नहीं वो हमें चेक करना होगा. तो जितने भी मटेरियल एडिशन है उसके लिए 3 चीजें S10 के हिसाब से हमें चेक करनी होगी राइट. उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि जो सर्विस इक्विपमेंट है या फिर स्टैंड बाय इक्विपमेंट है वो S10 के क्राइटेरिया को फॉलो करता है यानी ये भी S10 का ही पॉइंट बन जाएगा. और अगर वो पीपीई के क्राइटेरिया में फॉल नहीं होते तो उसे हमें एज इन्वेंटरी दिखाना होगा. Items such as parts, standby equipment and service equipment are recognized in accordance with S10 when they meet the definition of PPE. Otherwise, such items are classified as inventory. Ensure that the entity is not recognizing cost of the day-to-day servicing and carrying amount of an item as PPE. Right? तो 4 पॉइंट AS10 के हो जाएंगे. Right?
फिर उसका परचेस जो भी हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो परचेस का बिल, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं, वो अप्रूवल है या नहीं वो हमें देखना होगा। प्रॉपर इंटरनल प्रोसेसेस जो भी है लाइक कोटेशन मंगवाना, वो सब कुछ हुआ या नहीं वो हम देखेंगे, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग है। Test the purchase invoice, installation certificate or report or other similar documentation maintained by the entity to verify the date of addition for all addition samples of PP during the period under audit। उसके जो भी purchase invoice, installation report वगैरह है तो उसमें डेट वगैरह जो भी है, अमाउंट वगैरह बराबर है या नहीं वो हम देखेंगे। Verify whether PP additions have been approved by authorized personnel। Verify whether proper internal processes and procedures like inviting competitive quotations, plotting tender, etc. were followed prior to finalizing the vendors for procuring items of PP or awarding of work contract for capital projects by checking the supporting documents of the samples selected, right। तो जो भी एडिशंस चेक करना है उसके लिए 4 पॉइंट AS10 के हिसाब से है, 3 पॉइंट्स परचेस के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के है। AS10 के हिसाब से जो 4 पॉइंट है उसमें सबसे पहले तो वो क्राइटेरिया जो है AS10 के वो मीट करता है या नहीं, वो जो भी असेट एक्सपेंस जो भी है पीपी का तभी उसे एज अ पीपी दिखाया जा सकता है। सेकंड हमें बताया गया है कि जो उनके इनिशियल एक्सपेंस जो हुए हैं और जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस हुए हैं उसे ही प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू में कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड, जो भी कॉस्ट एलिमेंट ऐड किए गए हैं वो एज पर AS10 होने चाहिए, वो वेरीफाई करना है। एंड फोर्थ, जो भी सर्विस इक्विपमेंट से स्टैंड बाय इक्विपमेंट है वो AS10 के पीपी के क्राइटेरिया में रिकॉग्नाइज करने के क्राइटेरिया में वो फॉल होते हैं या नहीं, तभी उसको एज अ पीपी दिखाई जाएगा, अदरवाइज इन्वेंटरी बन जाएगा, राइट। ये 4 AS10 के हिसाब से क्राइटेरिया, AS10 के हिसाब से पॉइंट्स है, राइट। और फिर 3 परचेस रिगार्डिंग है, जो भी परचेस वगैरह किया है तो उनका इनवॉइस से इंस्टॉलेशन का रिपोर्ट है वो सब कुछ देखेंगे, डेट बराबर है या नहीं वो देखेंगे, इसी पीरियड का है या नहीं वो देखेंगे। सेकंड, अप्रूवल ऑथोराइजेशन है या नहीं। एंड थर्ड, इंटरनल प्रोसीजर्स लाइक क्वोटेशंस मंगवाना वो सब कुछ हुआ या नहीं वो हम देखेंगे, राइट। तो ये एडिशंस के बारे में 7 पॉइंट्स है। अगर आपको एडिशंस ऑफ पीपी पूछेंगे तो आपको यही चेक करना रहेगा। और ये जो सारे पॉइंट्स है वो इंटेंजिबल एसेट्स में भी फिर से आने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स का जो ऑडिट है वो मोस्टली सिमिलर वे में चलने वाला है। तो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी साथ में हो रहा है और हमारा इंटेंजिबल एसेट्स भी साथ में हो रहा है, राइट। तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फिर जो डिलीशन है वो अब हम चेक करेंगे, राइट। तो डिलीशंस के लिए भी हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स बताए गए हैं कि डिलीशन के पीछे का रीजन रेशनल क्या है, वो प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड है या नहीं, मैनेजमेंट की अप्रूवल है या नहीं, उसमें भी प्रोसेसेस फॉलो की गई है या नहीं, लाइक उसमें भी कोटेशंस वगैरह बनाए गए हैं, कोटेशंस वगैरह मंगवाए गए हैं या नहीं, और तो और जो भी सेल किया गया है, डिस्पोजल किया गया है तो वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है या नहीं, उसकी जो अमाउंट है उसका गेन या प्रॉफिट या फिर लॉस है वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है या नहीं वो भी हमें चेक करना होगा। In relation to deletion of PP, understand from the management the reasons and rationale for deletion and the manner of disposal। reasons और rationale क्या है वो सच में बराबर हुआ है या नहीं, प्रॉपरली वो डिलीट होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोजल होना चाहिए, जरूरी है या नहीं वो हमें देखेंगे। Obtain the management approval and discard not अथोराइजिंग डिस्पोजल ऑफ द एसेट फ्रॉम इट्स एक्टिव यूज। मैनेजमेंट की अप्रूवल है कि ये एक्चुअल में डिस्कार्ड होने वाला है तो वो हम देखेंगे। वेरीफाई द प्रोसेस फॉलोड फॉर सेल ऑफ discarded PP, for example inviting competitive quotes, tenders and the basis of calculation of sell processes इंटरनल प्रोसेसेस बराबर फॉलो हुई है यानी टेंडर्स वगैरह मंगवाना, उनका कैलकुलेशन करना कि कितना सेल प्रोसीड जाएगा वो सब कुछ। Verify that the management has accurately recorded deletion of PP, original cost and accumulated depreciation up to the date of disposal and the resultant gain or loss on disposal of PP item in the entity's books of accounts, राइट। तो डिस्पोजल के लिए 4 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वो डिलीशन डिस्पोजल का रीजन क्या है, रेशनल क्या है। सेकंड, हमें मैनेजमेंट की अप्रूवल डिस्कार्ड नोट चेक करना होगा। थर्ड, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल प्रोसेसेस फॉलो हुई है यानी रिगार्डिंग द कोटेशंस मंगवाना या फिर सेल प्रोसेस कैलकुलेट करना एटसेट्रा। एंड फोर्थ, जो भी डिलीशन हुआ है प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है या नहीं, कंसिडरिंग द गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, राइट। तो अगर आपको स्पेसिफिकली डिलीशन का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको यही लिखना होगा, और अगर आपको इन जनरल कंप्लीटनेस पूछेंगे तो आप इसमें से जो भी मार्क्स है उस हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। सबसे पहले मूवमेंट है उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्लोजिंग बैलेंस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है वो हम प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ चेक करेंगे। एडिशन के लिए हमें 7 पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट AS10 के रिगार्डिंग है, क्राइटेरिया मैच हो रहा है या नहीं, उसमें जो कॉस्टिंग जो भी कॉस्ट वैल्यू जो भी है वो इनिशियल या फिर सब्सिक्वेंट जो पेमेंट हो रहा है वही होना चाहिए, कॉस्ट एलिमेंट है वो एज पर AS10 होने चाहिए, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट पीपी के क्राइटेरिया में
फॉल होने चाहिए। फिर 3 है वो परचेस रिलेटेड है कि परचेस इनवॉइस, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट है वो डेट और सब कुछ बराबर है या नहीं, मैनेजमेंट की अप्रूवल है या नहीं, और इंटरनल प्रोसीजर्स जो भी है कोटेशन मंगवाना वो सब कुछ किया है या नहीं। फिर डिलीशन के बारे में हमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। डिलीशन का रीजन रैशनल क्या है वो हमें समझना है, मैनेजमेंट की अप्रूवल डिस्कार्ड नोट चेक करना है, इंटरनल प्रोसीजर्स फॉलो हुई है या नहीं, लाइक कोटेशंस मंगवाना, सेल प्रोसीड्स को कैलकुलेट करना वो हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे। और तो जो डिलीशन है वो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विथ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी बताया है या नहीं वो हम देखेंगे। दैट इज कंप्लीटनेस। Audit procedure PP have been valued appropriately and as per generally accepted accounting policies and practices. Valuation property plant and equipment का बराबर हुआ है या नहीं वो हम चेक करेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स सिंपल्स हैं। सबसे पहले तो जितनी भी आइटम्स है उस सभी में जहां पर भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए डेप्रिसिएशन लगाया है या नहीं, बट हाँ कुछ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होंगे लाइक लैंड तो उसमें नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो भी मेथड यूज की गई है फॉर द डेप्रिसिएशन वो बराबर है या नहीं। एंड थर्ड, इंपेयरमेंट लॉस अगर किसी पर भी होना चाहिए तो वो प्रॉपर्ली एज पर S28 हुआ है या verify that the entity has charged depreciation on all items of PP unless any item of PP is non-depreciable like freehold land. Assess that the depreciation method used reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity. जो भी उनका यूसेज है ऑफ द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन की मेथड होनी चाहिए, SLM और WDV. Verify whether the management has done an impairment assessment to determine whether an item of PP is impaired as per the requirement of S28 impairment of asset. ये तीनों पॉइंट सिमिलर इंटेंजिबल एसेट्स में भी आने वाले हैं, राइट। सारी एसेट्स पर, सारे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन लगा है या नहीं, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पर लगना जरूरी नहीं है लाइक लैंड। सेकंड, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो एज पर द एंटिटीज यूसेज है या नहीं। एंड थर्ड, इंपेयरमेंट असेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, इंपेयरमेंट लॉस जो भी जहां पर भी रिकॉग्नाइज करना है वो एज पर S28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स हुआ या नहीं वो हम चेक करेंगे। ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के वैल्यूएशन के बारे में था। Audit procedure for the entity has valid legal ownership rights over the property, plant and equipment claimed to be held by the entity and recorded in the financial statements, that is rights and obligation. जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका राइट्स एंटिटी का ही है वो अब हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो परचेस किया है तो उसके इनवॉइसेस वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह है उसमें एंटिटी के ही नाम पर वो इनवॉइस वगैरह है या नहीं वो हमें चेक करना होगा। अगर लैंड या बिल्डिंग इस ईयर में एडिशन हुआ है तो उसके लिए जो भी सेल डीड, कन्वेंस डीड बना है वो हम चेक करेंगे। थर्ड, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो भी है हेल्ड बाय द एंटिटी है तो उसके टाइटल डीड्स चेक करेंगे कि वो एंटिटी के नाम पर है या नहीं। अगर टाइटल डीड्स है वो किसी बोरोवर वो किसी लेंडर को दिए गए हैं क्योंकि उसके सामने लोन ली है एंटिटी ने, तो जो भी थर्ड पार्टी है उनके पास हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी है उसके ऊपर अगर कोई भी लोन लिया है तो वो जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है वो चेक किया जाएगा। Verify that all PP purchase invoices are in the name of the entity that entitles legal title of the ownership of the respective entity. For all additions to land and building in particular, the auditor should check the conveyance deed or sell deed to verify whether the entity has the legal valid owner or entity is the legal valid owner or not. Insist and verify the original title deeds for all immovable properties held at the balance sheet date. In case the entity is given such immovable property as security for any borrowings and the original title deeds are not available with the entity, obtain a confirmation from the respective lenders that they are holding the original title deeds of immovable property as a security. Verify the register of charges available with the entity to assess that any charge has been created against the PP. सिंपल, तो ये 5 पॉइंट्स में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है उसकी ओनरशिप राइट्स जो है वो एंटिटी का ही है, उसके लिए हमें 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, 5 ऑडिट प्रोसीजर्स बताई गई हैं। जो भी परचेस इनवॉइसेस है राइट वो एंटिटी के नाम पर ही है या नहीं वो देखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का परचेस इनवॉइसेस है वो। सेकंड, जो भी एडिशन हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का तो उसमें कन्वेंस डीड और सेल डीड देखेंगे कि वो एंटिटी को ही ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। थर्ड, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है तो उसके टाइटल डीड्स चेक किए जाएंगे ताकि जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होल्ड बाय द एंटिटी है वो पता चलेगा कि वो एंटिटी का ही राइट है या नहीं। फोर्थ, अगर कोई भी टाइटल डीड्स है वो किसी लेंडर को दिया है क्योंकि उसके सामने लोन लिया गया है तो उसके पास से कंफर्मेशन लिया जाएगा। एंड रजिस्टर ऑफ चार्जेस देखेंगे कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के सामने अगर कोई भी चार्ज क्रिएट किया है इन अगेंस्ट एनी बोरोविंग्स तो वो पता चलेगा। सिंपल, चलिए, तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स थी। अब हमें डिस्क्लोजर्स चेक करने हैं। ये डिस्क्लोजर्स है, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो ये इस पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ही रहेंगे।
सबसे पहले डिस्क्लोजर में है क्लासिफिकेशन शैल बी गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। जो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है वो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होगा, बट नोट्स में क्लासिफिकेशन दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर्स स्पेसिफाई द नेचर, इस तरह से दिया जाएगा। फिर असेट्स अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड अंडर ईच क्लास ऑफ असेट। अगर कोई भी असेट है वो इस लीज पर ली गई है, राइट, तो उसको स्पेसिफिकली दिखाया जाएगा। रिकंसिलिएशन अब दिया जाएगा ग्रॉस कैरिंग वैल्यू और नेट कैरिंग वैल्यू। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू मतलब कि जो ओरिजिनल अमाउंट है, और नेट कैरिंग वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन जो भी अमाउंट है उसका रिकंसिलिएशन दिया जाएगा। द ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड शोविंग। बिगिनिंग में कितना था और एंड पर कितना है, और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एडिशंस, डिस्पोजल्स, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब कि अमालगमेशन जो हुआ है। अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन इफ चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी। अगर जो रिवैल्यूएशन किया है वो 10% और मोर अमाउंट है ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट का, तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है। and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately। तो जो रिकंसिलिएशन है वो ग्रॉस कैरिंग वैल्यू और नेट कैरिंग वैल्यू होगा, बिगिनिंग और जो एंड ऑफ द पीरियड में है उसका। बिगिनिंग जो बैलेंस है और एंड ऑफ द पीरियड में जो बैलेंस है उसका रिकंसिलिएशन दिया जाएगा। उसमें क्या क्या चीज आएगी, एडिशन, डिलीशन, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, रिवैल्यूएशन इफ रिवैल्यूएशन इज मोर देन 10%, राइट, चेंज है वो 10% और मोर है, 10% और मोर, ये ध्यान रखना, मोर देन 10% नहीं, 10% और मोर, राइट। फिर अदर एडजस्टमेंट्स अगर कोई भी है तो वो डेप्रीशिएशन जो चार्ज किया है और इंपेयरमेंट लॉसेस या फिर उसका रिवर्सल है तो वो, राइट, इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे में डिस्क्लोजर है वो इंटेंजिबल असेट्स में भी आएगा। फिर अगर कोई भी असेट है उसमें रिवैल्यूएशन के टाइम पे या फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के टाइम पे अमाउंट राइट ऑफ की है, या फिर रिवैल्यूएशन के टाइम पे और उसकी अमाउंट इंक्रीज किया गया है, तो उसको जब भी रिवैल्यूएशन या फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है, जब भी उसकी वैल्यू चेंज की गई है, तो उसके 5 साल तक वो अमाउंट और डेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पीपी है वो दिखाना जरूरी है, ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। वेयर सम्स हैव बीन रिटन ऑफ ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, और वेयर सम्स हैव बीन एडेड और रिवैल्यूएशन of assets, every balance sheet subsequent to date of such write-off or addition shall show the reduced or increased figures as applicable and shall by way of notes also show the amount of the reduction or increase as applicable together with the date thereof for the first 5 years subsequent to the date of such reduction or increase। कैपिटल रिडक्शन के टाइम पर या रिवैल्यूएशन के टाइम पर अगर असेट की वैल्यू है वो इंक्रीज की है या डिक्रीज की गई है, तो वो जिस भी ईयर में हुआ है उसके 5 साल तक वहां, उसके बाद के 5 सब्सिक्वेंटली 5 इयर्स के लिए वो जो भी एडिशन हुआ है या फिर उसकी अमाउंट रिड्यूस की गई है, राइट, तो उसको दिखाना जरूरी है और उसकी डेट भी दिखाना जरूरी हो जाएगा। सिमिलर डिस्क्लोजर इंटेंजिबल असेट्स में भी आएगा। टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो टाइटल डीड्स है वो कंपनी के नाम पर नहीं है तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दिया जाएगा। The company shall provide the details of all immovable property other than properties where the company is the lessee and lease agreement are duly executed in favor of the lessee whose title deeds are not held in the name of the company in format given below, and where such immovable property is jointly held with other details are required to be given to the extent of the company's share। अगर किसी और के साथ हेल्ड की गई है कंपनी तो कंपनी का जितना शेयर है उतना यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये टेबल हमें देना है, टेबल में डिस्क्लोजर देना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है। सबसे पहले रिलेवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की वो कौन सी लाइन आइटम है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल एंड अदर्स, राइट, कौन सी लाइन आइटम है बैलेंस शीट की वो सबसे पहले दिखाया जाएगा। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड है या बिल्डिंग है, दो में से कोई एक ही हो सकता है। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितनी है, टाइटल डीड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर ये टाइटल डीड्स है, whether title deeds holder is a promoter, director or relative of promoter or director or employee of promoter or director, क्या वो जिसके नाम पर भी ये टाइटल डीड है क्या वो डायरेक्टर या प्रोमोटर है या फिर रिलेटिव या फिर एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर और प्रोमोटर है, तो वो स्पेसिफाई किया जाएगा। प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, कब से ये प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है बाय द एंटिटी। रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, क्यों वो कंपनी के नाम पर नहीं है, टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है। ऑल्सो इंडिकेट इफ इन डिस्प्यूट, और अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी स्पेसिफाई करना रहेगा। तो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो
कंपनी के नाम पर नहीं है, नो उसके जो टाइटल डीड्स है वो कंपनी के नाम पर नहीं है, तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जो डिस्क्लोजर में ये पूरा टेबल दिया जाएगा जिसमें सबसे पहले रिलेवेंट लाइन आइटम ऑफ द रिलेवेंट लाइन आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर पीपी रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल और अदर्स हो सकता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड या फिर बिल्डिंग, वो मेंशन किया जाएगा। थर्ड, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितनी है, टाइटल डीड्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर है। फिफ्थ, वेदर इट इज हेल्ड इन द नेम ऑफ डायरेक्टर और प्रोमोटर और रिलेटिव और एम्प्लॉय ऑफ द डायरेक्टर और प्रोमोटर। सिक्स्थ, वो कब से है, प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट। एंड सेवंथ, रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, और अगर उसमें कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ ये डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, मतलब कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। कारो 2020 में ऑडिटर को भी रिपोर्ट करना है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अगर कंपनी के नाम पर नहीं है, उनके टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है, तो सिमिलर वे में उसको भी रिपोर्ट करना होगा। बट उसका रिपोर्ट जो आएगा उसमें ये रिलेवेंट लाइन आइटम नहीं आएगी, बाकी के जितने भी ये क्लोजेस है, कॉलम्स है, वो उसको रिपोर्ट करना जरूरी बन जाएगा, जो हम आगे कवर अप करने वाले हैं, राइट। इसीलिए मैं साथ में कारो 2020 साथ में करवा रहा हूं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर और कारो 2020 के क्लोजेस एक साथ याद रख पाएंगे। Where the company has revalued its PP, the company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer as defined in Rule 2 of the company's registered valuer or valuation rules 2017। जहां पर भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन किया गया है, क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है या नहीं, वो यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाएगा। सिमिलर कारो 2020 में भी इसके बारे में रिपोर्ट करना आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी है, तो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। तो उसके बारे में 2 एजिंग रिपोर्ट देने बनेंगे। सबसे पहले जो एजिंग रिपोर्ट है कि CWIP, सीवीप में कितने टाइम से वो है, राइट, कब से वो अमाउंट है वो सीवीप में है, राइट, उसका एजिंग रिपोर्ट आएगा। फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन, सीवीप एजिंग शेड्यूल, अमाउंट्स इन सीवीप फॉर अ पीरियड ऑफ सीवीप लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years में क्लासिफिकेशन दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट्स टेम्पररीली सस्पेंडेड, प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट्स टेम्पररीली सस्पेंडेड, उसका जो एजिंग है लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years में दिया जाएगा, कितने टाइम से वो सीवीप में है, राइट। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो ड्यूरिंग द ईयर चालू हुआ है, तो इस साल में जितना भी एक्सपेंस किया गया है वो लेस देन 1 ईयर में दिखाया जाएगा। प्रीवियस ईयर में चालू किया गया है और वो 1 to 2 years में आ सकता है, राइट, इस तरह से डिस्क्लोजर दिया जाएगा। और इसका जो टोटल है वो यहाँ पर आएगा, राइट, ये चारों में जो दिखाया गया है उसका टोटल यहाँ पर दिखाया जाएगा, राइट। और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी सीवीप में कंस्ट्रक्शन है वो प्रीवियस ईयर में स्टार्ट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर में जितना एक्सपेंस किया है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, इस साल में जितना एक्सपेंस किया है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, राइट। तो इन दोनों का जो टोटल है यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये जो टोटल है वो बैलेंस शीट में जो टोटल है उसके साथ मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर में 2 लाख का वो एक्सपेंस किया था तो यहाँ पर आ जाएगा, इस साल में 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस किया तो यहाँ पर आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 लाख। तो ये जो 3 लाख है वो बैलेंस शीट में दिखाए होंगे तो उसके साथ मैच होने चाहिए। टोटल शैल टैली विद CWIP अमाउंट इन द बैलेंस शीट, सिंपल। ये सिमिलर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में भी ये डिस्क्लोजर आएगा। फॉर कैपिटल दूसरा जो एजिंग है उसमें जहां पर ओवर ड्यू अमाउंट हो गई है, पहले जो एक्सपेक्ट किया था उनसे ज्यादा एक्सपेंस हो गया है या फिर जो टाइम है वो ज्यादा हो गया है, तो दूसरा एजिंग शेड्यूल दिया जाएगा। फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, जो एक्सपेंसेस थे वो ज्यादा हो गए हैं या फिर जो प्रोजेक्ट है वो ओवरड्यू हो गया है, जितने टाइम में कंप्लीट करना था उससे ज्यादा टाइम चला गया है। फॉलोइंग सीवीप कंप्लीशन शेड्यूल शैल बी गिवन, सीवीप कंप्लीशन शेड्यूल कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा उसका शेड्यूल दिया जाएगा, राइट। अमाउंट है टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 years, कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा सीवीप, और वो प्रोजेक्ट वाइज दिया जाएगा, प्रोजेक्ट 1 2 इस तरह से, राइट। लेस देन 1 ईयर में कितना एक्सपेंस किया जाएगा, 1 to 2 years में कितना, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years, कितने टाइम में वो कंप्लीट किया जाएगा। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर एक्टिविटी हैज बीन सस्पेंडेड शैल बी गिवन सेपरेटली, और यहाँ पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट है वो टेम्पररीली सस्पेंड है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा, राइट। तो सीवीप के रिगार्डिंग 2 एजिंग शेड्यूल दिए गए हैं।
जो भी सीवीप है उसका एजिंग शेड्यूल कि कितना अमाउंट है वो सीवीप में है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 एंड मोर देन 3 years, और उसका टोटल दिया जाएगा। उसमें प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस और प्रोजेक्ट्स टेम्पररीली सस्पेंडेड, और इसका टोटल है वो बैलेंस शीट के साथ मैच किया जाएगा। और जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन से ओवर ड्यू हो गया है, या फिर जो कॉस्ट है वो ओरिजिनल प्लान से ज्यादा हो गया है, तो स्पेसिफिक टू बी कंप्लीटेड कितना टाइम में वो सीवीप है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका शेड्यूल दिया जाएगा। टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years, और वो प्रोजेक्ट वाइज डिटेल दी जाएगी। और अगर कोई भी टेम्पररीली सस्पेंडेड कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। ये दोनों ही इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के लिए भी डिस्क्लोजर देने वाले हैं, राइट। तो ये एक साथ आप याद रख सकते हैं, क्लियर। चलिए फिर है डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेड। अगर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में अगर कंपनी के सामने अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो कुछ डिस्क्लोजर्स देने हैं। Where any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and the rules met thereunder, the company shall disclose the following. Details of such property including year of acquisition. अगर कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एंटिटी है तो उसकी डिटेल्स क्या है और कब वो एक्विजिशन किया है तो उसका ईयर मेंशन करना है। अमाउंट thereof, कितनी अमाउंट है उसकी। डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, किसको उनसे बेनिफिट मिला है। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब कि एक्चुअल ओनर कौन है वो पता नहीं है और प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, तो जिसके भी पास से एंटिटी ने परचेस किया था तो वो डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, किसको बेनिफिट मिला उससे वो दिखाया जाएगा। इफ प्रॉपर्टी इज इन द बुक्स देन रेफरेंस टू द आइटम्स इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर वो दिखाया है, बुक्स में दिखाया है, तो वो कौन सी आइटम है, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एटसेट्रा। If property is not in the books, then the fact shall be stated with reasons. अगर वो बुक्स में नहीं दिखाई है तो उसका रीजन क्या है, वो फैक्ट है वो क्या है वो डिस्क्लोज किया जाएगा। Where there are proceedings against the company under this law as an abettor who encourages to do wrongdoing of the transaction or as the transferor, then the details shall be provided. अगर वो ट्रांसफरर या अबेटर है, उन्होंने कुछ गलत किया है, वो क्रिमिनल है, एज पर दिस एक्ट कंपनी जो है वो क्रिमिनल है, तो उसके बारे में डिटेल्स दिया जाएगा। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, स्टेटस ऑफ द सेम एंड कंपनीज व्यू ऑन द सेम। किस टाइप की प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसका स्टेटस क्या है और कंपनी का व्यू क्या है कि उसमें प्रोसीडिंग्स में कौन जीतेगा वगैरह, राइट। तो अगर कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के हिसाब से कंपनी ने कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड की है और उसके सामने कोई भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, तो यहाँ पर हमें जो 7 डिटेल्स दी गई है वो डिस्क्लोज करना होगा। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ईयर ऑफ एक्विजिशन, देन अमाउंट thereof, थर्ड डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, फोर्थ अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई गई है तो बैलेंस शीट के लाइन आइटम का रेफरेंस, अगर वो बुक्स में नहीं दिखाई गई है तो उसका फैक्ट, फिर अगर वो कंपनी है वो अबेटर या फिर ट्रांसफरर है तो उसके बारे में डिटेल्स, एंड सेवंथ नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, स्टेटस ऑफ द सेम एंड कंपनीज व्यू, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आरटीपी May 24 में भी दिया है और ऑलरेडी ओल्ड कोर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो ये था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट। डिस्क्लोजर्स में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, राइट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि कुछ सिमिलर टू इंटेंजिबल एसेट्स हैं एंड कुछ कारो 2020 में आएंगे, राइट। चलिए अब इंटेंजिबल एसेट्स का ऑडिट कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन एज पर एस 26 जो है, एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। इंटेंजिबल एसेट जो देख नहीं सकते, लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह है, गुडविल वगैरह है, बट उसका बिजनेस में यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन में या फिर सर्विसेज को सप्लाई करने में, राइट, या फिर उसको एज अ रेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यूज कर रहे हैं। To recognize any item as intangible asset, identifiability, control over a resource and expectation of future economic benefits flowing to the enterprise. As per AS 26, internally generated goodwill should not be recognized as an asset. ये MCQ या कुछ scenario based question पूछ सकते हैं। Some intangible assets may be contained in or on a physical substance such as a compact disc in the case of computer software, मतलब कि CD में सॉफ्टवेयर होता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन द केस ऑफ लाइसेंस और पेटेंट, और फिल्म इन केस ऑफ मोशन पिक्चर्स। कई बार इंटेंजिबल एसेट है वो फिजिकल सब्सटेंस में होती है, बट फिर भी वो इंटेंजिबल एसेट में जो टेंजिबल पार्ट है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। सॉफ्टवेयर अगर सीडी के अंदर है तो सीडी की वैल्यू नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की वैल्यू है, तो उस सीडी की जो अमाउंट है उसको एज इंटेंजिबल एसेट ही कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई भी लाइसेंस वगैरह है तो डॉक्यूमेंट भले ही है बट डॉक्यूमेंट की वैल्यू कुछ खास नहीं है, तो वो जो लाइसेंस है उसकी वैल्यू कंसिडर की जाती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले ही इंटेंजिबल एसेट के लिए कोई फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है, टेंजिबल पार्ट हो सकता है, उसको भी ऐसे इंटेंजिबल एसेट कंसिडर किया जाएगा।
क्लियर? The cost of the physical substance containing the intangible assets is usually not significant. Accordingly, the physical substance containing an intangible asset, though tangible in nature, is commonly treated as a part of the intangible asset contained in or on it. Right? वो जो भी physical content है उसको भी intangible asset का ही part माना जाएगा. ये MTP या RTP का कोई एक केस सिनारियो में इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनाया गया है, MCQ में क्वेश्चन बनाया गया है. In some cases, an asset may incorporate both intangible and tangible elements that are in practice inseparable. कई बार ऐसा भी होता है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही पार्ट होते हैं और उन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता. तो ये जज करना पड़ेगा कि वेदर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट. जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू असेस एज टू विच एलिमेंट इज प्रीडोमिनेंट. For example, computer software for a computer-controlled machine tool that cannot operate without that specific software is an integral part of the related hardware and it is treated as a fixed asset. अगर कोई भी ऐसा हार्डवेयर है राइट जिसको विदाउट सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं कर सकते हैं तो वो जो भी हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है दोनों को ही टेंजिबल एसेट माना जाएगा. जैसे कि कंप्यूटर है तो वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता जैसे कि विंडोज राइट. तो वो कंप्यूटर को चलाने के लिए नेसेसरी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्डवेयर का पार्ट बन जाएगा और वो टेंजिबल एसेट ही माना जाएगा. बट हाँ अगर कोई और सॉफ्टवेयर है जो नेसेसरी नहीं है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जैसे कि टेली है या SAP है कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो नेसेसरी नहीं है कि इसी वजह से हार्डवेयर चलेंगे तो उसे ऐसे सॉफ्टवेयर अलग से माना जाएगा और वो इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा. The same applies to the operating system of a computer, where the software is not an integral part of the related hardware. Computer software is treated as an intangible asset. Right? ये भी MTP RTP में जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था उसमें ये भी पॉइंट कवर अप किया था. चलिए अब ऑडिट प्रोसीजर्स देखते हैं. सबसे पहले एग्जिस्टेंस के बारे में है इंटेंजिबल एसेट. अब इंटेंजिबल एसेट को देख या फिर वैसे टच तो नहीं कर सकते जैसे टेंजिबल एसेट में कर सकते हैं तो यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकता है राइट. इसीलिए जो भी एग्जिस्टेंस चेक करना है उसके लिए ये देखा जाएगा कि वो इंटेंजिबल एक्टिव यूज में है या नहीं. अगर वो एक्टिव यूज में है तो ऐसा माना जाएगी कि वो इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट कर रही है. वो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है या नहीं. डिजाइन ड्राइंग वगैरह है तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं वो देखा जाएगा. अगर वो एक्टिव यूज में नहीं है तो वो डिलीट किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. चलो वेरीफाई वेदर सच इंटेंजिबल एसेट इज इन एक्टिव यूज इन द प्रोडक्शन or supply of goods or services for rental to others or administrative purposes to know its existence since it does not have physical substance. For example, for verifying the existence of software, the auditor should verify whether such software is in active use by an entity, and for the purpose, the auditor should verify the sale of related services or goods during the period under audit in which such software has been used. जहाँ पर भी वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो देखेंगे कि वो सॉफ्टवेयर एक्टिव यूज में है या नहीं. For verifying existence of design or drawings, the auditor should verify the production data to establish if such products for which design and drawings were purchased are being produced and sold by the entity. जो भी डिजाइन या ड्राइंग परचेस किया है तो उस हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या नहीं और उनको सेल किया जाता है या नहीं वो हम देखेंगे तो पता चलेगा कि वो इंटेंजिबल एसेट एक्टिव यूज में है या नहीं. इन केस एनी इंटेंजिबल एसेट्स is not in active use, deletion should have been recorded in the books of accounts post approval by the entity's management and amortization charge should have ceased beyond the date of deletion. अगर वो एक्टिव यूज में नहीं है तो उसको डिलीशन दिखाया जाएगा और उसके ऊपर कोई भी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं किया जाएगा राइट. तो ये एग्जिस्टेंस के बारे में था. एक्टिव यूज है या नहीं वो हम देखेंगे. सिंपल. अब all additions to intangible assets during the period under audit have been recorded appropriately in the financial statements, that is completeness. ये similar to property plant and equipment ही है राइट. सबसे पहले उसकी मूवमेंट है वो देखी जाएगी, मूवमेंट और उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग एडिशन डिलीशन वाला. Verify the movement and arithmetical accuracy of the movement. Opening balance plus addition during the period minus deletion during the period is equal to closing balance. Closing balance के लिए books of accounts को चेक किया जाएगा. Opening balance के लिए previous year का audited financial statements चेक किया जाएगा. अब addition है राइट. तो addition में वहां पर AS10 के 4 पॉइंट्स हमें दिए थे. यहाँ पर AS26 का एक ही पॉइंट है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी एक्सपेंडिचर है वो AS26 के क्राइटेरिया को मैच करते हैं या नहीं. For all material addition, verify if such expenditure meets the criteria of an intangible asset as per AS26. फिर परचेस के बारे में कि जो परचेस हुआ है वो अप्रूव्ड हुए या नहीं, प्रॉपर इंटरनल प्रोसीजर्स फॉलो की गई है या नहीं वो देखेंगे राइट. तो वो 2 पॉइंट्स है.
whether the additions have been approved by appropriate entities personnel, verify whether the proper internal processes and procedures like inviting competitive quotations, टेंडर्स वगैरह वो सब कुछ फॉलो किया है या नहीं, और वो हम सैंपल बेसिस पर डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, राइट. Ensure that no intangible asset arising from research or from the research phase of an internal project should be recognized, since expenditure on research should be recognized as an expense when it is incurred. रिसर्च के कोई भी एक्सपेंस को इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा, राइट, वो एक्सपेंस आउट किया जाएगा. ये पॉइंट एक स्पेसिफिक टू इंटेंजिबल एसेट है. चेक द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड बाय द एंटिटी to verify the date of use of intangible asset which would be linked to date of commencement of commercial production or economic use of the entity for all additions to intangible assets during the period under audit. इंटेंजिबल एसेट्स का एडिशंस चेक करना है तो उसके सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कि उसका एक्टिव यूज कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो हम देखेंगे, राइट. फिर जो डिलीशन है उसमें तो सिमिलर पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के डिलीशन में थे वही 4 यहाँ पर आएंगे कि उनका रीजन क्या है, मैनेजमेंट का रीजन या रैशनल क्या है डिलीशन करने का. मैनेजमेंट की अप्रूवल और डिस्कार्ड नोट चेक करेंगे. फिर प्रोसीजर्स जो भी है, क्वोटेशंस वगैरह मंगवाना, राइट, वो सारी चीज देखी जाएगी. कॉम्पिटिटिव क्वोट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, और वो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है या नहीं, रिजल्टेंट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल वो देखा जाएगा. सिमिलर टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ही है. तो कंप्लीटनेस में जो मूवमेंट चेक करेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, और ये जो डिलीशन है, राइट, वो तो टोटली सेम टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑडिट प्रोसीजर है. सिर्फ ये जो एडिशन है उसमें थोड़े से पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे. सबसे पहले AS 26 के हिसाब से वो क्राइटेरिया मैच होता है या नहीं, अप्रूवल है या नहीं मैनेजमेंट की, प्रोसीजर्स जो भी है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल प्रोसेस है वो फॉलो होती है या नहीं, रिसर्च फेज का कोई भी एक्सपेंस है वो असेट एज असेट कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, एंड जो भी सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स है उससे पता चलेगा कि इंटेंजिबल एसेट जो भी एडिशन हुई है वो हम देखेंगे, राइट. फिर ये जो वैल्यूएशन है, राइट, वो भी सेम टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है कि अमोर्टाइजेशन सारी एसेट्स पर चार्ज किया है या नहीं, मेथड है वो बराबर है या नहीं, और इंपेयरमेंट असेसमेंट एज पर AS 28 बराबर हुआ है या नहीं, राइट. तो ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में भी सेम है कि जो भी परचेज एक्सपेंस इनवॉइस जो भी है, राइट, परचेज कॉन्ट्रैक्ट है आर इन द नेम ऑफ द एंटिटी दैट एंटाइटल्स लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द एंटिटी. यहाँ पर अब टाइटल डीड्स वगैरह तो कोई चीज नहीं आएगी. जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में 4-5 पॉइंट्स हमें दिए थे रिगार्डिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट, उसमें से 5 में से जो पहला था कि परचेज इनवॉइस है वो एंटिटी के नाम पर है या नहीं, वो इंटेंजिबल एसेट्स में भी आएगा, वो सिमिलर है. बाकी के 4 पॉइंट्स नहीं आ सकते क्योंकि टाइटल डीड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, राइट. तो ये सिंपल पॉइंट एक ही आएगा, राइट. तो ये इंटेंजिबल एसेट का ऑडिट था, काफी सिमिलर है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से. अब डिस्क्लोजर देखते हैं जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से काफी सिमिलर है. सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में, गुडविल, ब्रांड्स और ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्टहेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स, रेसिपीज, फॉर्मूला, मॉडल्स, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप्स, लाइसेंसेज एंड फ्रेंचाइज एंड अदर स्पेसिफाई द नेचर. फिर रिकंसिलिएशन दिया जाएगा सिमिलर टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ग्रॉस और नेट कैरिंग वैल्यू का होगा, बिगिनिंग और एंड ऑफ द पीरियड जो एंडिंग पीरियड का है उसका दिखाया जाएगा, जिसमें एडिशन, डिलीशन, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, रिवैल्यूएशन अगर वो 10% और मोर का है तो वो अलग से दिखाया जाएगा, राइट. फिर अदर एडजस्टमेंट्स है, अमोर्टाइजेशन है और इंपेयरमेंट, लॉस और रिवर्सल दिखाया जाएगा, राइट. फिर जो भी राइट ऑफ किया है या फिर राइट ऑफ किया रिडक्शन ऑफ कैपिटल के टाइम पे या रिवैल्यूएशन किया है तब, या फिर रिवैल्यूएशन है वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है तो वो जिस ईयर में ऐसा हुआ है, राइट, उसकी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू प्लस या माइनस हुई है तो वो जिस ईयर में हुआ है वहां से 5 साल तक, उसके बाद के 5 साल तक वो दिखाना जरूरी बन जाएगा, जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में भी था, राइट. तो वो पॉइंट हो गया. फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो उसमें भी एजिंग शेड्यूल दिया जाएगा जो सीवीप, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से सिमिलर है. यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट फॉर अ पीरियड है, राइट, उसमें लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years, और टोटल होगा प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस और प्रोजेक्ट्स टेम्पररीली सस्पेंडेड, और ये जो टोटल है वो बैलेंस शीट के साथ मैच होना चाहिए. फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट उस कंप्लीशन इज ओवरड्यू और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्लान, जो पहले कॉस्ट प्लान की थी उससे बहुत ज्यादा हो गई तो नीचे दिया गया जो कंप्लीशन शेड्यूल है वो दिया जाएगा, टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 years, और उसमें प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स दी जाएगी, और अगर टेम्पररीली सस्पेंडेड कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो सेपरेटली दिखाया जाएगा. सिंपल. तो ये इंटेंजिबल एसेट के डिस्क्लोजर्स थे जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से सिमिलर है. क्लियर.
अब डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को कैसे ऑडिट करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन, तो वो साथ में देख लेंगे, समझ लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। Depreciation represents systematic allocation of the depreciable value of an item of PPE over its useful life, while amortization represents systematic allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its useful life। ऐसा पॉइंट ओल्ड कोर्स में करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा था, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। अब उसके एट्रीब्यूट से क्या क्या चीज हम चेक करेंगे। ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स व्हाइल वेरीफाइंग फॉर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहले जो 3-4 पॉइंट्स है वो रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंश्योर दैट कंपनीज पॉलिसी फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो S10 है या S26 है, राइट, या फिर जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ दे रखी है तो उसी हिसाब से है या नहीं वो देखेंगे। The accounting policy has been applied consistently year on year and any change in accounting policy has been adequately disclosed। तो ये 3 पॉइंट्स है वो अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग है। डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन का ऑडिट करना है तो उसमें हमें सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है वो समझनी है। अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनीज एक्ट और एस के हिसाब से होनी चाहिए। थर्ड, वो कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए और अगर उसमें कोई भी चेंजेस हुए हैं तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होने चाहिए। Then whether the depreciation has been calculated after making adjustments of residual value। अब कैलकुलेशन के बारे में तो रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू का है, सेल्वेज वैल्यू का है, उसका एडजस्टमेंट होने के बाद ही कैलकुलेशन होना चाहिए। Whether depreciation and amortization charges are valid, वो चार्जेस है वो वैलिड है या नहीं, जो एक्चुअल में एक्टिव यूज में है, जिसका डिलीशन नहीं हुआ है, उसी एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन या अमोर्टाइजेशन होना चाहिए। Whether depreciation and amortization charges are accurately calculated and recorded, whether all depreciation and amortization charges recorded in the appropriate period, जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो appropriate period में रिकॉर्ड हुआ है, राइट। तो ये चार पॉइंट्स थे वो रिगार्डिंग कैलकुलेशन थे। रेसिडुअल वैल्यू का एडजस्टमेंट होना चाहिए, चार्जेस वैलिड होने चाहिए, कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड वो अप्रोप्रिएट पीरियड का ही होना चाहिए। अब जो 2 पॉइंट्स है, राइट, ये इक्विपमेंट्स अलग, एक ही एसेट के अलग अलग इक्विपमेंट पे अलग अलग डेप्रीशिएशन किया है तो उसके बारे में है। Whether each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the item have been depreciated separately. For example, it may be appropriate to depreciate separately the airframe and engines of an aircraft, whether owned or subject to a finance lease। अगर एरोप्लेन है तो उसको एयरफ्रेम और जो इंजन है उसको अलग अलग डेप्रीशिएट करना चाहिए। Whether the most appropriate depreciation method for each separately depreciable component has been used। जो भी depreciable component अलग अलग है, जिसकी मेथड अलग है या फिर यूजफुल लाइफ अलग है, तभी depreciable component पर अलग अलग depreciation चार्ज किया जाएगा। तो वो जो मेथड है वो बराबर है या नहीं वो हम, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन के, राइट। सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स है वो अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन की, वो हम समझेंगे। सेकंड, वो एज पर कंपनी सेक्टर एस है या नहीं। थर्ड, वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं, और अगर कोई भी चेंजेस है तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए है या नहीं। फिर 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन है, वो रेसिडुअल वैल्यू का एडजस्टमेंट हुआ है या नहीं, चार्जेस वैलिड है या नहीं, एक्यूरेटली कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, और अप्रोप्रिएट पीरियड का है या नहीं। और 2 कंपोनेंट्स अगर अलग अलग है तो उसके बारे में कि वो कंपोनेंट्स जहां पर भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है तो उसके ऊपर अलग अलग डेप्रीशिएशन मेथड या यूजफुल लाइफ है तो अलग से डेप्रीशिएशन किया जाएगा, और वो जो मेथड है वो प्रॉपर है या नहीं, राइट। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओल्ड कोर्स में शायद एक बार पूछा भी हुआ है। चलिए अब ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पर एसएलसन वाइज अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर नहीं दी है, सारे एसएलसन के लिए एक ही ऑडिट प्रोसीजर दी गई, एक ही साथ दिया गया है। Depreciation amortization expense pertaining to the period have been recorded appropriately and there is no understatement or overstatement, मतलब कि completeness। Depreciation and amortization expense have been measured appropriately, मतलब कि valuation accuracy या measurement। Recorded depreciation and amortization expense were actually incurred during the period, मतलब कि occurrence। All assertions for which following audit procedures will be performed। तो ये जो एट्रीब्यूट्स देखे उससे काफी हद तक सिमिलैरिटी है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज प्रोसेस फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सबसे पहले उनकी एंटिटी की जो प्रोसेस है वो हम समझेंगे। ऑब्टेन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द एंटिटी टू वेरीफाई दैट ऑल एंड ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर आर कवर्ड बाय इट। Also, to ensure that there is no fake assets is recorded, physical verification can be carried out, and also check additions or deletion as discussed along with PPE and intangible assets।
फिक्स्ड असेट रजिस्टर हम ऑब्टेन करेंगे और देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं, उसमें कोई भी फेक असेट्स नहीं है, वो चेक करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और तो और जो असेट्स है वो सब कुछ एडिशन डिलीशन सब कुछ बराबर हुआ है या नहीं, वो हम जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स का जो हमने ऑडिट देखा उसके साथ जो किया, उसमें जो प्रोसीजर की, उससे हमें पता चल सकता है कि फिक्स्ड असेट रजिस्टर बराबर है या नहीं। Then select the samples of assets from fixed asset register to verify the rates of depreciation and depreciation calculation. उसके जो rates है depreciation के और calculation बराबर है या नहीं वो हम चेक करेंगे। Obtain the list of all components identified by the management. जो भी अलग अलग components के ऊपर अलग अलग depreciation charge करने वाले हैं तो वो जो components identify की है उसका list हम देखेंगे। Ensure depreciation is charged on the assets from the date when it is ready to use or available for use and not from the date of actual usage. ये important है, ready to use या available for use उस date से depreciation charge किया जाएगा, ना कि put to use या actual usage date से, ना ही purchase date से। ready to use या available for use date से ही depreciation या amortization charge किया जाएगा। Ensure depreciation on revalued amount has been properly accounted from revaluation reserve. Revaluation किया गया है तो वो properly depreciation charge किया है। Depreciation of computation as per Income Tax Act 1961. Ensure that additions are tallying with the additions as per Companies Act and the opening WDV to the tax audit schedule for the assessment year preceding the previous year under audit. इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो प्रॉपर है या नहीं वो देखेंगे। उसके लिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है और जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो तो मैच नहीं होंगे, बट दोनों ही केस में एडिशंस मैच होंगे। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी एडिशन है दोनों में ही सेम होने चाहिए वो देखेंगे। और तो और जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर इन द सेंस कि जो प्रीसीडिंग ईयर का जो भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस थी वो इस साल की ओपनिंग बैलेंस बनेगी, तो वो बराबर है या नहीं वो चेक करेंगे हम। Perform analytical procedure to obtain audit evidence as to overall reasonableness of depreciation and amortization expense. Check the arithmetical accuracy of recorded records and perform independent calculation, that is recalculation. हम analytical procedure perform करेंगे, मतलब कि जो भी depreciation की जो भी asset की balance है उसमें rate जो भी है, रेट स्क्रैप वैल्यू का एडजस्टमेंट, अगर रेट है तो स्क्रैप वैल्यू सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ही वो रेट मिला होगा, तो वो रेट है वो अप्लाई करेंगे, राइट। और डेप्रीशिएशन कितना होना चाहिए वो सारी एसेट्स में हम अप्लाई कर देंगे, तो जो डेप्रीशिएशन हमारे हिसाब से कितना है रिकैलकुलेट जो किया है और एक्चुअल में कितना रिकॉर्ड किया है वो हम मैच कर पाएंगे। Ensure that depreciation and amortization has been charged as per the useful lives of PPE and intangible asset. Useful life जो भी है, अगर कंपनी है तो कंपनी एक्ट में शेड्यूल 2 के अंदर यूजफुल लाइफ दे रखी है, तो उसी हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज किया है या नहीं वो हम देखेंगे। Ensure residual values have been properly verified as that impacts the computation of depreciation. Residual value बराबर है या नहीं वो हम देखेंगे। शेड्यूल 2 के हिसाब से 5% अलाउड है, उसके अलावा अगर कोई लेना है तो उसके पास कंपनी के पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। Ensure that the depreciation and amortization has been computed prospectively whenever there is any change in useful lives of PPE and intangible asset. अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ चेंज की है या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है तो उसको प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया जाएगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हमें देखने होंगे, ये सारी ऑडिट प्रोसीजर्स करनी होगी। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की जो प्रोसीजर्स है डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की, वो हम समझेंगे। सेकंड, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देखेंगे, उसमें कोई फेक एसेट्स नहीं है, उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एडिशन डिलीशन जो हुआ है वो हम देख सकते हैं। फिर हमें बताया गया कि सैंपल बेसिस पर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और उसका कैलकुलेशन वेरीफाई करेंगे। फिर जो भी कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं बिजनेस ने वो हम देखेंगे, उसका पूरा लिस्ट हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज किया गया है वो रेडी टू यूज, अवेलेबल टू यूज डेट से होना चाहिए। डेप्रिसिएशन जो भी है उसकी जो अमाउंट है स्पेसिफिकली जो इनकम टैक्स के हिसाब से चार्ज किया है उसके लिए जो दोनों ही केस में कंपनीज एक्ट के हिसाब से और जो इनकम टैक्स के हिसाब से है उसका एडिशन चेक किया जाएगा। और इनकम टैक्स के लिए जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच किया जाएगा। फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, रिकैलकुलेशन कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का, राइट, सारी ही एसेट के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला पुट करना है तो वो इजीली हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन सब कुछ बराबर है वो हमें पता चल पाएगा। फिर यूजफुल लाइफ बराबर है या नहीं वो देखेंगे, रेसिडुअल वैल्यू बराबर है या नहीं वो देखेंगे, और जहां पर भी चेंज हुआ है इन द डेप्रिसिएशन मेथड या यूजफुल लाइफ तो प्रोस्पेक्टिवली उसकी इफेक्ट आनी चाहिए।
राइट। ये काफी सिंपल पॉइंट है, आपको डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बारे में जो भी पता है उसको आप एज ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। सिंपली अगर देखें ना तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन रेट, तो वो बराबर है या नहीं वो लिख दिया, 3 पॉइंट्स बन जाता है। राइट, कब से करना है, रेडी टू यूज डेट से, 1 पॉइंट बन गया, चौथा पॉइंट। राइट, प्रोस्पेक्टिवली जब भी यूजफुल लाइफ चेंज होती है, राइट, मेथड चेंज होती है, प्रोस्पेक्टिवली कीजिए, 5 पॉइंट बन गया। अंडरस्टैंडिंग लीजिए एंटिटी की पॉलिसी, 6 पॉइंट बन गया। राइट, ये 6-7 पॉइंट्स भी अगर आप याद रखेंगे तो भी आपका ऑलमोस्ट, अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो हो जाएगा। हाँ, कोई स्पेसिफिक केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। सिंपल। अब डिस्क्लोजर क्या दिया जाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यूजफुल लाइफ्स ऑफ असेट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन मेथड। अकाउंटिंग पॉलिसी, यूजफुल लाइफ, फिर सेल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन मेथड, ये डिस्क्लोज करना होगा। अब यहाँ पर एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन दिया है, while verifying depreciation charge to statement of P&L of a company, it is noticed by auditor that one new machinery was purchased and installed in month of April. The necessary trials were carried out and machinery was ready for use in April itself. However, owing to lack of orders in the market, the said machinery was put into actual operation from 1st October. The company has accordingly provided depreciation in its books this machinery with effect from 1st October. कोई एक मशीनरी है वो रेडी टू यूज है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट एक्चुअल यूसेज कब से हुआ है, 1st अक्टूबर। तो जो एंटिटी है, कंपनी है, उन्होंने डेप्रिसिएशन भी 1st अक्टूबर से चार्ज करना स्टार्ट किया है। Depreciation of an asset begins when it is available for use, that is when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. Depreciation on asset is charged on asset from the date when it is ready for use and not from date of actual usage. Hence, recording of depreciation by company with effect from 1st October is not proper. Simple. ये हमारा ऑडिट था प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का। अब उससे जुड़ी हुई कारो की एक क्लोज है, कारो 2020 की जो क्लोज 1 है, राइट, तो वो क्लोज 1 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट से जुड़ी हुई है, तो हम यहीं पर उसे डिस्कस करेंगे। ये जो क्लोजेस के नंबर है वो रोमन में लिखने जरूरी है। पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2020 है, उसमें ये 21 क्लोजेस दे रखी है, राइट। वो 21 क्लोजेस के ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना जरूरी है। ये ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्सर बनेगा जिसमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी कंपनीज को ये एप्लीकेबल है उसमें ऑडिटर है वो कमेंट करेगा, अपना रिमार्क देगा, राइट। तो उसकी क्लोज 1 है, क्लोज 1 के अंदर 5 सब क्लोजेस हैं, वो जो सब क्लोजेस है वो अल्फाबेट्स हैं, राइट, उसको यूज किया जाएगा। सो सबसे पहले जो सब क्लोज है उसमें भी सब क्लोज है, 2 सब क्लोजेस हैं, उसमें है जो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट या फिर इंटेंजिबल एसेट्स है उसका रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं, वो उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। Whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of property plant and equipment. सबसे पहले जो सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 है उसमें मेंशन करना है कि जो कंपनी है, राइट, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है या नहीं, इंक्लूडिंग फुल पर्टिकुलर्स, क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का रिकॉर्ड उसमें फुल पर्टिकुलर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ सच प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सब क्लोज बी है वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो जो सब क्लोज ए है वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में है, जो सब क्लोज ए है उसमें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं, उसमें फुल पर्टिकुलर्स, क्वांटिटेटिव डिटेल्स और सिचुएशन होनी चाहिए। और जो सब क्लोज बी है उसमें इंटेंजिबल एसेट्स का फुल पर्टिकुलर्स के साथ रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है या नहीं, उसके ऊपर हम कमेंट करेंगे। सब क्लोज बी, whether this property plan and equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification, and if so, whether the same have been properly dealt within the books of accounts. अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं या नहीं, सेकंड वो जो वेरिफिकेशन किया उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली या नहीं, अगर मिली है तो वो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डील किया है या नहीं। तो हमने जब एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट देखा था तो उसमें यही देखा था कि जो मैनेजमेंट है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं या नहीं, उसकी पॉलिसीज वगैरह क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, और हमने उसका रिपोर्ट भी ऑब्टेन किया था और रिकंसिलिएशन चेक किया था, और वो डिस्क्रिपेंसीज थी वो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट में डील की है या नहीं वो हमने देखा था। तो वो ऑडिट प्रोसीजर की थी, राइट। तो अगर कोई
यूपीएससी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसी मिली है तो वो प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं, उसके ऊपर हम रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो जो सब क्लोज बी ऑफ क्लोज 1 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 है, उसमें रिपोर्ट किया जाएगा कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इन एट रीजनेबल इंटरवल हुआ है या नहीं। उसमें अगर हुआ है, राइट, तो वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाइड नोटिस्ड, इफ यस देन इट इज प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, उसके ऊपर कमेंट किया जाएगा, उसके ऊपर रिपोर्ट किया। फिर क्लोज सब क्लोज सी है, राइट, ये टाइटल डीड्स के बारे में है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से डिस्क्लोजर देखा था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज के टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर नहीं है तो एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना था। सिमिलर वे में यहाँ पर कारो 2020 की जो क्लोज 1 है उसकी सब क्लोज सी है, उसमें ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। Whether the title deeds of all immovable properties other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee disclosed in the financial statements are held in the name of the company. If not, provide the details thereof in the form below. कि जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसका टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो टेबल दिया है उसमें आप इंफॉर्मेशन दीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड है या फिर बिल्डिंग है। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ whether promoter or director or their relative or employee. Period held indicate range where appropriate. Reason for not being held in the name of company also indicate if in dispute. जो डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 था उसमें यहाँ पर एक और कॉलम थी जिसमें लिखना था कि वो बैलेंस शीट की कौन सी आइटम है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एटसेट्रा। वो कॉलम यहाँ से हट गई है, बाकी सिमिलर है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ, अगर वो प्रोमोटर, डायरेक्टर या उनके रिलेटिव या एम्प्लॉय के नाम पर है तो वो। पीरियड, यहाँ पर पीरियड है, वहां पर कब से हेल्ड किया था वो डेट लिखनी थी, राइट। और जो लास्ट में कि रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, और तो और उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा, राइट। इवन आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग दिस इश्यू, और कारो 2020 के हिसाब से, या फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों पॉइंट्स आपको एक साथ भी पूछ सकता है, इस हिसाब से भी ये आपको एक साथ याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाएगा, और तो और एक साथ याद रखना इजी ही बन जाएगा क्योंकि सिमिलर पॉइंट्स हैं। समझ में आ रहा है, राइट। चलिए फिर क्लोज सब क्लोज डी है ऑफ क्लोज 1 ऑफ पैरा 3, जिसमें रिवैल्यूएशन के बारे में है, राइट, कि अगर रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास करवाया है या नहीं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना था, और तो और अगर रिवैल्यूएशन है वो 10% और मोर है तो उसको भी यहाँ पर स्पेसिफिकली रिपोर्ट किया जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना जरूरी था। Whether the company has revalued its property, plant and equipment, including right of use asset or intangible asset or both during the year, and if so, whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer. Specify the amount of change if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of property, plant and equipment or intangible asset. सबसे पहले तो जो भी कंपनी है उन्होंने प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट में रिवैल्यूएशन किया है या नहीं। अगर किया है तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास करवाया था, राइट, वो डिस्क्लोज करना है, रिपोर्ट करना है, और तो और अगर जो रिवैल्यूएशन है वो 10% और मोर ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट्स है तो वो अमाउंट जो है वो भी डिस्क्लोज करना होगा, अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो भी डिस्क्लोज करना होगा, राइट। तो यहाँ पर सब क्लोज डी ऑफ क्लोज 1 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 में whether the company has revalued its PPE or intangible assets, if it is revalued, right, then it is revalued as per the valuation by registered valuer, and the amount of change if the change is of 10% or more of net carrying value of each class of asset, right। समझ में आ रहा है। एंड जो लास्ट सब क्लोज है, सब क्लोज ई ऑफ क्लोज 1, राइट, इसमें बेनामी प्रॉपर्टी में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर देने थे वो क्लियर है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and rules met thereunder, if so, whether the company has appropriately disclosed and details in its financial statements. कोई भी अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 अगेंस्ट द कंपनी, तो क्या उसके बारे में जो भी डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी थी वो की है या नहीं, जो हमने आगे देखा था, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से 7 डिटेल्स बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में देनी थी, वो दी है या नहीं उसके बारे में ऑडिटर को कमेंट करना होगा। क्लियर। तो ये 5 क्लोजेस है
रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। क्लोज 1 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 उसकी 5 सब क्लोजेस है। सब क्लोज ए के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है या नहीं, उसके अंदर भी सब क्लोजेस है, 2 सब क्लोजेस है, राइट। उसमें सबसे पहले जो है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, उसमें फुल पर्टिकुलर होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन होनी चाहिए। सेकंड में इंटेंजिबल एसेट्स का रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन है विथ फुल पर्टिकुलर्स या नहीं, वो डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर है सब क्लोज बी जो है, सब क्लोज बी में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज फिजिकली वेरीफाइड और नॉट बाय द मैनेजमेंट ऑन अ रीजनेबल इंटरवल्स, राइट। इफ वेरीफाइड देन it's if any discrepancy is identified, if discrepancy is identified then whether it is properly dealt within the books or not। फिर जो सब क्लोज सी है उसमें टाइटल डीड्स आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, उसके बारे में है whether the title deeds of immovable property are held in the name of the company or not, if not then disclosure needs to be given in the prescribed table। उसमें क्या क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू जो भी है, हेल्ड इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, प्रोमोटर या रिलेटिव और एम्प्लॉय ऑफ द डायरेक्टर या प्रोमोटर के नाम पे है तो वो, फिर दिखाया जाएगा पीरियड क्या है, राइट, एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी वो दिखाया जाएगा। फिर जो सब क्लोज डी है उसमें whether the company has revalued its PPE or intangible assets or not, and if it is revalued then whether it is by the registered valuer and the change is 10% or more तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा। एंड सब क्लोज ई है उसमें बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में अगर कंपनी के सामने कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या नहीं, उसके बारे में कमेंट करना होगा। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, कारो 2020 में से एक क्वेश्चन तो आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए, तो ये हम रखते हैं पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 5 के रिवीजन में। हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और क्लोज 1 ऑफ कारो 2020 है वो रिवाइज किया। बड़ा पार्ट था, इंपॉर्टेंट था, होपफुली आपको अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। आगे की जो आइटम्स है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और आगे की जो क्लोजेज है वो हम नेक्स्ट रिवीजन वीडियोस में कवर अप करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।